डॉक्टर सदावर्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, वंदे जय श्री राम। तो क्या आपके ऊपर होने वाले जो अटैक है ये प्री प्लान्ड होते हैं? हाइपोथेटिकली आपको क्या लगता है ये अटैक्स कौन आप पे प्लान करता है? देखिए, प्लान्स का तो ऐसा है कि हम राम जन्मभूमि के भी वकील रहे, हम रहे, जयश्री जी रहे, तो उसी के साथ हम जो नक्सली संगठन है उसका भी पुरजोर विरोध करते हैं। उसी के साथ हम जो इस्लाम के नाम पे कुछ लोग अपनी संगठनाएं कुछ चलाते हैं, जो संगठन जो कि देश के विरोध में बात करते हैं उनके भी खिलाफ बोलते हैं। आरक्षण के विरोध में भी हम बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली जो आरक्षण के अटैक होते हैं आप पर, ये कितने प्री प्लान्ड है और इसको कौन प्लान करता होगा आपके हिसाब से? हम क्या है कि अभी जयश्री जी ने अनिल देशमुख जी के खिलाफ भी कंप्लेंट की थी जी। तो क्या होता है ना कि ये सारे सब चीजें है, तो इसमें से लाइफ थ्रेट तो बना ही है। तुम्हारे खत में हमारा सलाम कभी भी कुछ हो सकता है। अच्छा। कि ये मराठा युद्ध जो है जरंगे से संबंधित हो। शरद पवार को काफ़ी सारा बड़ा नुकसान हुआ था, जब छवि भी खराब हुई, जब अनिल देशमुख जेल में गए जी। इतना लंबा समय जेल में रहे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी प्लान का शिकार हम हो, जयश्री पाटिल हो, हम हो सकते हैं। लेकिन ये डर के मारे, या डर हमको तो डर तो हमारे पास आता नहीं। हम तो पहलवान के खानदान से है, हम डाकुओं के स्टिकर लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम पे तो कोई परिणाम नहीं होता, तो इसीलिए ठीक है, जिसको जो करना है वो करे। लेकिन याद रखे, हम वो करते हैं और वहाँ सोचते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट द मुस्लिम अरेस्ट इन पुणे या अदर पार्ट? क्या वो उनको फ्रेम किया गया है या उसके पीछे कोई साजिश थी या वो रियलिटी था? वो जो डॉक्टर जाकिर, हाँ, या PFI, हाँ, ये आतंकवादी सोच दाऊद इब्राहिम से तो सीरिया जैसे देशों तक, पाकिस्तान के जो हृदय में, धरती हमारी है पर सोच जो है गलत तरीके से वहाँ पर बोई जा रही है। तो ये सोच के लोगों को, जो लोग जुड़ जाते हैं, जो बच्चे जुड़ जाते हैं, वो बच्चे एक्सट्रीम जगहें पा लेते हैं। वो ये नहीं जानते, ये नहीं सोचते कि उनको ये पता नहीं होता कि आज बलूचिस्तानी क्या कह रहा है। आप बलूचिस्तानी युवाओं से पूछो, वो बलूचिस्तान बोल के बलूचिस्तान में रहना चाहता है या हिंदुस्तान में आना चाहता है, जाके पूछिए आप जी। पाकिस्तान के उन लोगों से जाके पूछो। यहाँ पे डॉक्टर क्या नाम है, जाकिर ना, क्या नाम है उसका, जाकिर नायक। हाँ, हाँ। वो जाकिर नायक बेवकूफ, बददिमाग, नालायक ऐसा इंसान है जो बच्चों के दिमाग में गलत चीजें फैलाता है। उस जाकिर नायक ने पाकिस्तान में जाके, अगर से अभी तो नहीं है ना, वो तो उधर ही है, अभी कहीं तो भी छुपा पड़ा है, तो वहां पे उसकी क्या हालत है देखिए। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की युवतियां हो, आज पाकिस्तान की सबसे ज्यादा लड़कियां कौन सा हीरो चाहती है? सलमान खान, शाहरुख खान। किसके है? वो तो हमारे ही है। हमारे यहाँ की औलाद है भाई, शाहरुख, सलमान, हमारे धरती माता, भारत माता की औलादे है। पाकिस्तानी लड़कियां किसे चाहती है? हमारे ही औलादों को चाहती है। कहने का मतलब यह है कि जाकिर नाइक जैसे लोगों की वजह से देश में कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिशें होती है। उसे कुछ लीडरशिप अंदरूनी सपोर्ट करती है। फिर दाऊद इब्राहिम जैसा गंदे नाली का कीड़ा कहूंगा मैं। मेरे लोगों को जब बंदूक चलती है, मेरे लोगों के ऊपर जब गोलियां बुनी जाती है या बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो उस दाऊद को मैं सबसे गंदा नाली का कीड़ा कहूंगा। ये मेरी सोच है। फिर ये कोई भी हो, डर तो हमें लगता नहीं, क्योंकि हम पहलवान के खानदान से है। जो जरांगे पाटिल बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने तो 10% रिजर्वेशन दे दिया, बट डॉक्टर सदावर्ते उनके बंदे हैं और उन्होंने डॉक्टर सदावर्ते को आगे कर दिया रिजर्वेशन को स्टॉप करने के लिए। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या है, देखो, नई नई छवि है उनकी, हम किसी उनके ऊपर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हम बोलने के इतने वो नहीं है, ऊंचाई पे नहीं है। करे काम वो अपना, और हमारा जो मकसद है, हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम करते हैं
भारतवर्ष के टैलेंट के लिए। हम करते हैं काम, आरक्षण का विरोध, पुरजोर विरोध करते हैं। भारत को जो है, हिंदुस्तान को जो है, उसके टैलेंट में किसी तरह की क्या कहते हैं हम, बैकवर्डनेस ना है, टैलेंट में बैकवर्डनेस। छवि बनाए रखने के लिए कि देश, ये हिंदुस्तान विश्व का सबसे टैलेंट देश है, ये बनाने के लिए जो जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। कई जरंगे आएंगे, कई जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के आला नेता शरद पवार जैसे आएंगे, चले जाएंगे। उद्धव जैसे थे, आगे नहीं रहेंगे किसी राजनीति में। ये ऐसे लोगों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। आप नाराज क्यों हैं इन लोगों से? या उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार जी हो, इन लोगों से आप नाराज क्यों हैं? लेकिन क्या है, हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, उनके कार्य के छवि के विरोध में। जैसे कि देखिए, शरद पवार जी जब थे, जब भी दाऊद इब्राहिम के लोगों ने क्या किया था बम्बई में, आपने देखा। जब वो सत्ता में थे, सत्ता के गलियरियों में थे, जब बॉम्ब ब्लास्ट हमने सबने अपने दुनिया ने देखा। हाँ, तो वो समय किसका था? जब जो गोवारी जो लोग हैं महाराष्ट्र के, जिनको स्टैम्पेड हुआ था, पैरों के नीचे कुंदले गए थे, शरद पवार जी कहाँ थे उस समय? कौन से पद के मंत्री थे? क्यों निकल आए थे वो एयरपोर्ट से नागपुर के? जो समुदाय था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाला, जो नाम विश्वविद्यालय को देना चाहते थे, अभी छत्रपति संभाजी नगर है, हम औरंगजेब का नाम नहीं लेना चाहते। वैसे गंदे लोगों की वजह से तो बहुत तकलीफें झेलना पड़ी हम लोगों को, देश को झेलना पड़ी। तो अभी छत्रपति संभाजी नगर है, उस पावन नगरी के अंदर जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का विद्यापीठ हो। ये मांग जब चल रही थी, जब शरद पवार जी की भूमिकाएं क्या थी, उन्हीं के दौर के अंदर कहीं ऐसे कांड है जिसके ऊपर चर्चाएं हो सकती है। तो हम पॉलिसी के विरोध में हैं। शरद पवार जी व्यक्तिगत रूप से क्या है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। उनके पॉलिसीज जो है डिबेटेबल है, उनके पॉलिसीज लिजिटिमेट क्रिटिसिज्म करने के जैसे है, इसलिए हमें शरद पवार जी कभी पसंद आए नहीं, और अभी उनके लाइफ के इस फेज में हम उनसे पसंद करने की सोच भी नहीं रह सकते। और उद्धव एक नाकामयाब था, उद्धव एक नाकामयाब है, और उद्धव जैसे लोगों को राजनीति से निकाल देने की, मैं तो उन लोगों ने उसकी सुननी भी नहीं चाहिए, इस मत का मैं हूँ। जरांगी पाटिल जब पहले आए थे तो एकदम गरीब दिखते थे और एकदम कॉमन मैन से रिलेट करने वाले थे। आजकल वो मेकअप और वैनिटी वैन की तरफ जा रहे हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में? कि वो पाइपलाइन शरद पवार जी तक आती है, अच्छा, वहाँ से सब टॉनिक्स जाते हैं, तो फिर इंसान वो क्या है, वो मालामाल पिक्चर पता है आपको? तो उस फिल्म में वो बताया गया कैसा होता है सब। वो उस तरह से जब टॉनिक पहुंच जाता है मालामाल, तो मेकअप भी लगेगी, वैनिटी भी लगेगी। वैनिटी में बैठना बुरा नहीं है, लेकिन गंदी आरक्षण की राजनीति करना गुनाह है, बुरा है, ये मानने वाले। सो क्या आपको लगता है कि जरांगी पाटिल 10% होने के बाद भी गवर्नमेंट को डिक्टेट कर रहे या थ्रेटन कर रहे, वो जो है दिशा भूल कर रहे पूरे समाज की? देखो, वो अपनी राजनीतिक छवि बना रहे हैं। वो कांग्रेसी थे, और आज कांग्रेसी है कि नहीं वो भले बात ही बताएंगे। एक अंतरवली जैसे गांव का युवा कार्यकर्ता है, यही मैं मानता हूँ जी। और ऐसे कार्यकर्ताओं ने कंस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जब गुमराह हो जाते हैं, किसी राजनीति की साजिश के मोहरे बन जाते हैं, तो ये सब करते रहते हैं किसी के लिए तो भी होके। लेकिन किसी के लिए तो भी होके करने वाले लोगों की राजनीतिक छवि बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं रहती। टिकता वही है जिसके इरादे नेक हो तो सपने साकार होते। क्या बात है। अरे सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते। गवर्नमेंट उनसे डरती क्यों है? नहीं, डरता किसी से कोई नहीं है। क्या होता है ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर एक प्रेशर बन जाता है। ये निगेटिव प्रेशर अगर से किसी एक समुदाय का बने कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर, कास्ट वोट्स के अंदर, तो वो है ना काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर तुमको ब्रोक डाउन कर सकता है। विपक्ष ये हरदम चाहते रहता है कि न्याय की भाषा करे, लेकिन न्याय तो ना मिले। जैसे कि अभी उद्धव हो, शरद पवार जी हो, इनकी मनीषाएं क्या है? ये इन्हीं के पार्टी के लोग जो है, इन्हीं के मत से क्या 100% बंधे हुए हैं मराठा आरक्षण के मामले में। आप मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगा कि आज की दौर में पॉलिटिकल पार्टीज अपना मत रख रही है,
लेकिन वो इंटर से पॉलिटिकल फाइट भी चल रही है ओके। कि वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर का ओबीसी बोलता है कि मराठाओं को हम में से मान ना दिया जाए। ये सारी चीज़ें जो है ये एक मायना रखती है और सरकारें डरती नहीं है। जब विपक्ष उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, विपक्ष चाहती है कि मराठाओं को आरक्षण 100% प्योरिटी के साथ नहीं। जो विपक्ष बोलती है, जो उद्धव ने कह दिया, उद्धव ने क्या कहा जिस दिन उन्होंने 10% का बिल पास किया, बोले आरक्षण तो दिया है लेकिन टिकेगा कि नहीं। इसके भी समय में तो टिका नहीं था। उद्धव में दम है कि आरक्षण नहीं टिकेगा, आरक्षण को विरोध करूंगा ऐसा बोलने का नहीं है। आरक्षण तो दिया है, इसका स्वागत करता हूं, पर टिकेगा नहीं ये शुभकामनाएं भी दे देता है। कहने का मतलब विपक्ष का एक प्रेशर बन जाता है। दूसरी तरफ से जो सत्ता में जो पार्टी होती, कोई भी पार्टी हो, वो सत्ता की पार्टी को अपने 10, 20, 30% वोट के ऊपर कहीं ना कहीं कैंची लग जाए, इसका डर होता है। ओके। तो डर की राजनीति विपक्ष के पास भी वोट की रहती है, डर की राजनीति वोट की सत्ता में भी रहती है। उससे हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हम यही सोचते हैं हिंदू राष्ट्र है, 50% खुला वर्ग है, जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का टैलेंट जिंदा रहे, आबाद रहे, क्या बात है। कोई बर्बाद न कर पाए, इसलिए हम तो हम हैं और कोई नहीं। जेल में आपने 17 दिन निकाले थे, तो क्या आपको मतलब दूसरे क्रिमिनल्स या ऐसे लोगों के साथ रखा गया था? आपका दिन कैसे था 17 दिन, और क्या आपने क्या खाना खाया, आपके क्या रूटीन क्या था? नहीं, वैसा तो मैं अंडा सेल में था। क्या है ना कि जेल अथॉरिटी तो अथॉरिटी है जी। उनके बारे में उनके अपने ड्यूटियाँ हैं, Manuals ड्यूटीज़ है। है। लेकिन जिस जेल में मैं जा रहा था उस समय सारे अफसर मुझे देखने के लिए ईगर थे कि सदावर्ती सर आ रहे हैं। और मुझे वहाँ पर किसी ने भी, क्योंकि मेरी वो छवि थी ना, सबने देखा था कि मैं जो है मैं कानून की बात करने वाला आदमी हूँ। तो मेरे लिए यूनिफॉर्म के ऊपर ऑफिसर्स रात में लेट तक रखे, और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शायद ही उस जेल के इतिहास में रात के 3 बजे किसी ने बुक्स लाकर पढ़ने के लिए दिए होंगे। और मुझसे कहा गया कि सर ये हमको पता है आप खाना तो नहीं खाओगे, लेकिन आप ज़रूर पढ़ोगे क्योंकि आपकी आदत। जैसे जेल में चले गए, लॉक में बंद हो गए, उजाला था पढ़ने इतना, तो पढ़ते पढ़ते सो गए। बट ये अंडा सेल क्या होता है? ये अंडा सेल ऐसा होता है कि एक जहाँ पर तुम बाहर से सबसे पहले तो पहला गेट होता है, गेट के अंदर जाते हो, फिर चेकिंग वाला गेट होता है, उसके अंदर जाते हो, फिर पूरा नंगा करके तुम्हें ये किया जाता है, चेक किया जाता है। तो ये सब आपके साथ हुआ है? नहीं, उसका तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता है। 3rd गेट होता है, फिर 4th गेट है, फिर 4th गेट के अंदर जाने के बाद फिर 5th गेट है, फिर 5th गेट के अंदर जाने के बाद तुम्हारे सेल का गेट है। यानी 6 गेट के अंदर इंसान रहता है, यानी जेल के एंट्री से लेके। और जिस भी लोगों से मिले, पुलिस कस्टडी में भी थे, तो एक बात की खुशी है कि हमने अपने नॉलेज का पूरा इस्तेमाल किया। नॉर्मल वहाँ लोगों से, इनमेट से मिले थे आप? नहीं, वहाँ जब हमें पुलिस कस्टडी में रखा गया जी। तो एक पुलिस हवलदार साहब जो है वो यानी हार्ट के मरीज थे और ही वॉज सेमी कॉन्शियस सडनली, और कोई डॉक्टर नहीं था। तो किसी के इजाज़त के बिना लॉक खोल दिया गया, पुलिस ऑफिसर्स ने खोल दिया और उसे हम बचाने पहुँचे। और जो है हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से, नेचुरल रेस्पिरेशन से हमने उनको बचाया, उस संकट से बाहर निकाला। फिर हम अंदर गए, फिर लॉक लगाया गया। अच्छा। और हम जब पुलिस कस्टडी में थे तो हमने जो कैदी थे उनको हमने विपश्यना का पाठ दिया। अभी क्या बताए, जो आला कई अफसर थे वो भी हमसे बात करने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत, अपने बच्चों को क्या बनाए ये भी वो बोलते थे कि कैसा बनाए। मतलब आपके अंदर जाने से कि कहीं ना कहीं दूसरी तरफ वालों को भी फायदा हुआ? फायदा और नुकसान की बात तो ये है कि देखो, नॉलेज ऐसी चीज़ होती है, तुम उसे बिछाते जाओ, तुम उसको लोगों में बांटते जाओ, तो उसका विकास होते रहता है, आगे आगे बढ़ते रहता है। सर खाना क्या खाया था जेल में आपने, या घर से खाना आता? नहीं, मैं तो जेल वेल नहीं, मैं तो जेल में तो खाने की क्या बात है, मैं 17 दिन सारा उपवास पे था। मैं तो कुछ खाया तो नहीं था। पूरे 17 दिन आपने उपवास किया? हमने वो पानी पिया करते थे, हम जल वाटर थेरेपी कहते हैं जी, तो वाटर थेरेपी पे थे। तो जेल में किसी ने मना नहीं किया कि नहीं? वाटर ही एक बड़ी थेरी है जेल में। तो हमने वो दुकानदारी, हम अपने चीज़ों की दुकान नहीं लगाते। हमें पता था कि हम 1 महीना भी जो है
वट से रहेंगे। वट से रहेंगे, वाटर थेरेपी पे रहेंगे और हमें फर्क नहीं पड़ता था। कोई फनीएस्ट एक्सपीरियंस जेल में? नहीं, जेल में तो फनीएस्ट एक्सपीरियंस तो ऐसा होता है ना जी। कि जब गर्मी होती है, पुलिस कस्टडी का एक्सपीरियंस है, तो जब गर्मी होती है बहुत सारे लोग सोते हैं, तो क्या होता है ना कि जेल में बहुत बार राउंड आते रहते हैं, तो बाहर बार बार आते हैं, तो कुछ लोग नींद लगता है, कोई गुरड़ते रहते हैं, तो राउंड आ गया बोल के सब खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और क्या होता है ना कि अपने अपने हर किसी की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, किसी का बड़ा पेट, किसी का छोटा पेट, लेकिन पंखा नहीं रहने से सब खुले ही रहते थे अपनी अंडर पैंट के ऊपर, तो वो एक मजे की सीन हुआ करती थी, सब अपने खड़े हो गए। तो इतने लोगों के बीच में डॉक्टर सदावर्ते थे पुलिस कस्टडी में। हाउ डज इट मैटर्स? मैं तो बहुत ही मामूली समझता हूँ। मैं वही तो बोला हूँ, जो जयश्री पाटिल और मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में जो सफ़र करेगा, फर्स्ट क्लास का भी अगर ट्रेन का टिकट है आपके पास, तो मैं जनरल क्लास में जाके बैठता हूँ 2-3 घंटा। ओह। उससे क्या होता है कि तुम्हें खाली दुबई के परफ्यूम की खुशबू नहीं समझ में आती। अच्छा। उससे तो बहुत सारे लोगों की सोच की खुशबू है, अपनी पसीने की खुशबू है, ये सब तुमने रखा है ना, ये इसको दुर्गंध कहते हैं, इसे खुशबू कहते हैं, ये तो हर किसी ने, तो हम ये इंसानों ने रखा है, तो हम तो आम से आम लोगों में जाने की कोशिश करते हैं। तो जेल में भी तो देखो, मैंने एक तो बोलता हूँ, कोई भी अपने मर्जी से गुनहगार नहीं बनता। मैं ये मानने वालों में से हूँ कि गुनहगार वो लोग बनते हैं जो किसी ना किसी के ज़रूरत के भूखे होते हैं। हाउ मराठा रिजर्वेशन इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी? और आपने कभी ये सोचा कि भाई मराठा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें बहुत बार हम सोचते हैं, कुछ चीज़ों के लिए खरा उतरने के लिए और सिस्टम को सीधा करने के लिए हम करते रहते हैं। तो ऐसा है ना कि उस समय हमने पिटीशन फाइल की, फिर बहुत सारा हमारा विरोध हुआ, देश भर से लोग वो काले कपड़े पहन के आए, शिया समुदाय वाले। फिर वो इवन ये बताया गया कि वो कोई संगठन था हमास कुछ, जो बहुत ही कट्टरपंथी संगठन है, वो लोगों ने भी हम पे कुछ तकलीफ देने का वो किया। लेकिन बात यह है कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी के लिए तुमको काम करना होता है। ये भी फंडामेंटल राइट से जुड़ा था, आर्टिकल 21 से जुड़ा था भारत के संविधान के, कि बच्चों को हार्म नहीं फैलाना। धर्म अपने जगह है, धर्म रखना अपने जगह है, पर जो अबोध है, जिसे पता नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ इंजूरियस कुछ करना सबसे गलत है। तो एक थ्योरी थी, एक ऐसी भी थ्योरी हमने बीच में लाई थी, और वो सक्सेस भी हो गई हमारी, कि छात्रों को जो है जानबूझ के फेल किया जाता था। तो उस समय आरटीआई नहीं था, तो हमने बहुत लड़े, कोर्ट में लड़े। तो उसके बाद जो है आंसर शीट जो होते हैं, बच्चे छात्र जो इम्तिहान लिखते हैं, वो आंसर शीट भी आप आपकी ले सकते हो। ये कानून महाराष्ट्र में लाया गया, आरटीआई के पहले लाया गया। उसी तरह से जो आप मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उनसे जो एक समय था कि करोड़ों रुपए की फीस की जाती थी, कंपटीशन फीस, उस फीस को भी जो है 50% सीट्स फ्री करने के लिए हमारी कोशिश हुई थी, कामयाब कोशिश हुई थी। और आज 50% सीट्स महाराष्ट्र के नहीं तो देश भर के जो कॉलेजेस है, वो प्राइवेट भी है, तो उसमें 50% सीट्स फ्री है। उसी तरह से जब हम संविधान का अभ्यास करते थे, संविधान में हम डॉक्टरेट किए, पीएचडी किए, तो हमने ये सोचा कि इसको हम प्रैक्टिकली क्यों ना काम करें इसके ऊपर, भारत के संविधान पे। क्योंकि हमारी जो प्रेरणाएं रहे हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फिर हमारे प्रेरणा है पंडित नथुराम जी गोडसे, जो जिनके विचार आज भी हम और कल भी हम जाके मिल के आए, उनके जो नातू है यानी ग्रैंड सन है, उनसे मिलकर आए, उनके अस्थि का दर्शन लेके आए। कई चैनल्स ने वो चलाया भी है कल, और हमने कहा है कि पंडित नथुराम जी गोडसे विचार जो पीठ है, जैसे हर एक पीठ होता है, डिफरेंट पीठ्स है, उसी तरह से पंडित नथुराम जी गोडसे पीठ निर्माण किया जाए। संविधान का अभ्यास करते समय रिजर्वेशन एक कड़ी आ गई उसमें, तो वो कड़ी को हमने ये सोचा कि ये कड़ी कब सुलझेगी। रिजर्वेशन ये अनइक्वल्स को इक्वल करने के लिए है। रिजर्वेशन ये पेज 4 के जैसा नहीं है
कि मुझे लगता है दुनिया को रंगीन करूं तो रंगीन कर दूं, ऐसा नहीं। जिसकी सोशल बैकवर्डनेस है, जिसका वो है कि जो इस समाज की धारा से, अरे जो फार फ्लंग है, जो जंगलों में है, जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस के बाहर है, जी अनएक्सेप्शनल है। जैसे कि पुरखों सदियों से मरे हुए जानवरों को बाहर ले जाके डाल रहे हैं। जी जैसे कि पत्थर फोड़ने वाला, जिसे हम वडार भाई कहते हैं, जी पत्थर फोड़ रहा है। जैसे कि सुतार भाई जो पटासी को ऐसे ऐसे करके लकड़ी को ये करता है। जी जैसे कि जो कष्ट करने वाला समुदाय है, जी उसके लिए बनी हुई वो जो है वो सहूलियत है। और वो उस रिजर्वेशन को डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा था कि उसका पहला एंगल तो राजनेताओं ने वो बनवा दिया, मोहर लगवा के, कि आरक्षण की राजनीति को वोट पॉलिटिक्स में बदल दिया। तो हमने सोचा कि ये वोट पॉलिटिक्स कैसे रह सकता है। तो जयश्री जी के फादर थे, फ्रीडम फाइटर थे, डॉक्टर लक्ष्मणराव किशनराव पाटिल। तो वो भी बड़े यानी बहुत खतरनाक थे वैसे तो, क्योंकि 2 गोलियां बंदूक की खाए हुए थे। वो पुर्तगालीज लोगों के खिलाफ लड़ते समय और जेल में रह चुके थे। तो उनसे हमने बोला कि यार क्या आप इस रिजर्वेशन को 2014 में आप विरोध करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ। उनकी उस उम्र में भी उन्होंने जो है अपना वकालतनामा साइन किया और हमने पैरवी की थी। फिर रिजर्वेशन पहली बार 2014 में डॉक्टर पाटिल हो, हम हो, हमारी वजह से पीछे चला गया। सेम मराठा रिजर्वेशन, वही मराठा रिजर्वेशन पहली बार पीछे चला गया। रिजर्वेशन के समय तो इतनी बड़ी फाइट हुई थी कि बोले थे कि ये पाटिल साहब की छवि क्या है। हमने कहा था, उस समय के एडवोकेट जनरल थे जी खंबाटा साहब, हमने कोर्ट के सामने कहा था, खंबाटा जी तुम हम जो खड़े हैं यहाँ पे, तुम हम जो पड़े हैं यहाँ पे, ये वही वो इंसान है जहाँ पे 2 गोलियां पुर्तगालियों की खाया था। और वो फ्रीडम फाइटर का अगर लोकस स्टैंडी नहीं है तो किसकी लोकस स्टैंडी है, ऐसा सवाल किया था। तो उस समय एक वातावरण बना था और जो है उस रिजर्वेशन को ऑर्डिनेंस था, वो ऑर्डिनेंस को पीछे लिया गया। उसके बाद दूसरा कानून लाया, दूसरी समय उन्होंने सेकंड टाइम कांग्रेस के टाइम 2018 में, नहीं 2018 में तो बीजेपी गवर्नमेंट थी। तो उस समय एक कानून लाया गया। कानून लाने पर लक्ष्मणराव पाटिल फ्रीडम फाइटर साहब थे, वो तो नहीं रहे थे, तो उनकी बिटिया थी जो कि जयश्री पाटिल। हाँ, जयश्री जी ने कहा कि नहीं, मेरे फादर का ये एक अधूरा ये चीज़ है, इसको हम कहीं ना कहीं तो भी हम पूरा करेंगे, इसे हम पूरा करेंगे। ये राजनीति हमें, डर्टी पॉलिटिक्स हमें यहाँ पे क्लोज डाउन करना है। तो फिर उन्होंने वो सब पिटिशन फाइल की, हमने पैरवी की। बॉम्बे हाई कोर्ट में हम पे हमला भी हुआ, काफ़ी सारी गालियाँ पड़ते रहती है। पीछे तो देखा आपने, ये लास्ट टाइम तो गाड़ियाँ भी फोड़ दी थी, गाड़ियाँ फोड़ दी। कई जगह मुंह को काली लगवा, वो जो इंक रहती है इंक लगवा देते हैं कोर्ट के परिसर में। नहीं, एक जगह नहीं, कई जगह। किसी होटल में रहे तो होटल के मालिक की कुछ उसकी तो कुछ खैरियत नहीं रहती, ऐसा भी हुआ है बाहर सिटीज में। धमकी नहीं, घुस जाते हैं होटल्स में। सेकंड टाइम जब वो रिजर्वेशन आया तो हम हाई कोर्ट में हमने बहुत बड़ा यानी आर्गूमेंट होते हुए भी हमें, ठीक है, जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने कह दिया कि रिजर्वेशन योग्य है, उसे हम सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने लड़े। फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मराठों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, अल्ट्रा वायरस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आरक्षण को रद्द कर दिया गया। तो ये रद्द होने के बाद फिर आरक्षण विरोधी छवि बना दी लोगों ने। हमने कहा बने तो बने, लेकिन देश की जो पिलर है, खुला वर्ग जो 50% जी अनरिजर्व रहना चाहिए वो सीट्स। क्या बात है। तो वो अगर वो सीट्स है जो तुम्हारे देश की जो पहचान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टैलेंट होता है, वो छवि तुम्हारी जो प्रिंट है वो तुम्हारी व्हाइट हाउस में दिखती है, वो छवि तुम्हारी स्पेस साइंस में दिखती है, वो दुनिया के विश्व के सारे विद्यापीठों में दिखती है, हिंदुस्तान का नाम रोशनी करने वाली छवि। तो ऐसा है ना कि दुनिया में जो है देश का नाम, प्रभु श्री रामचंद्र के विचारों का जो पहचान है, इस मिट्टी की जो पहचान है, टैलेंट, तो ये टैलेंट है। ये टैलेंट कहीं ना कहीं इसे सुरंग न लग जाए, ये टैलेंट कहीं ना कहीं
ये पीछे न पड़ जाए, इसीलिए खुले वर्ग के ओपन कैटेगरी के हित के लिए जो है ये करना ज़रूरी है। उसके बिना ये नहीं रहेगा तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो सोच है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था, वो कई बार बोला जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण लेने को कहा। जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन शुड बी माइनॉरिटियन, यानी रिजर्वेशन ये मेजॉरिटी नहीं होना चाहिए, वो माइनॉरिटी रहना चाहिए। तो ये चीज़ जो है बाबा साहब के विचारों से दूर जा रही है, प्रभु श्री रामचंद्र के विचारों से दूर जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के टैलेंट को बचाने के लिए, तो इसीलिए हमने जो है कुछ भी हो, रिजर्वेशन इस तरह से गंदी राजनीति का हिस्सा ना बने, इसीलिए हम अपनी बात कोर्ट में रखते हैं। अभी भी सरकार ने कानून लाया, 10% जो पास किया है उसके भी खिलाफ हम तो खड़े हो गए ना। ओके पिटीशन फाइल हो गई हमारी। ओके देखिए न्यूटन ने जब पहली बार कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो लोगों ने पागल बोला। तो फिर तो क्या है, तो ये तो असलियत है, ये तो साइंटिफिक कॉज के लिए हम खड़े हैं, साइंटिफिक कॉज है। टैलेंट अगर मर रहा है तो टैलेंट को बचाना है, साइंटिफिक कॉज है। ट्रू। गोडसे और गांधी में आपने गोडसे को ही क्यों चुना? आइडियोलॉजी क्या है इसके पीछे, और हाउ यू विल जस्टिफाई द किलिंग ऑफ गांधी? पंडित नथुराम जी गोडसे जी जो है भारत के महान नेताओं में से एक है। कौन ये कह सकता है कि पंडित नथुराम जी गोडसे जी को कि उनका इस देश के प्रति प्रेम कम है? इनका जो विचार है, आप व्यक्तिगत तौर पे अब जायज़ा लीजिए, कोई भी ये मानने से नकारेगा नहीं कि हर किसी की एक ही सोच है, वो संघ भारत की। आज जो देश हमें, फिर पाकिस्तान हो, फिर बलूचिस्तान हो, या और भी जो महाद्वीप में जो देश बन गए हैं, अगर पंडित नथुराम जी गोडसे जी का जो विचार और थोड़ा हम समझ के अगर से चलते आगे, तो इस देश के जो है ज़रूरतें कुछ और होती थी, ये देश आज कहीं और ऊंचाई पर होता था। लेकिन कांग्रेसियों ने इस देश को वो मजबूती से, वो विशालता से नहीं रखते हुए पाकिस्तान दे दिया। बलूचिस्तान जो भी है, जो भी महाद्वीप, इस द्वीप के अंदर जो भी ये हुए, कहने का मकसद अखंड भारत ये सोच है, हिंदू राष्ट्र ये सोच है। और आप अगर से उनका दैनिक जो निकालते थे वो पंडित नथुराम जी गोडसे, उस दैनिक, शायद मैं पहली बार आपके चैनल के ऊपर उस दैनिक का नाम बोल रहा हूँ जी। उस दैनिक का नाम था अग्रणी हिंदू राष्ट्र, न्यूज़पेपर हिंदू राष्ट्र। ओके, अग्रणी हिंदू राष्ट्र। शायद मैं पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ, और हिंदी मीडिया ने अभी तक कहीं पर भी उनके उस दैनिक का नाम बहुत कम बार बोला गया, या तो बहुत ही नहीं बोले गए जैसा ही है। तो वो निकालते थे, उसके आप संपादकीय पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी सोच क्या थी। आप जिस न्यायाधीश ने, महोदय ने उन्हें सज़ा सुनवाई, उस न्यायाधीश के सामने उनका जो कन्वर्जेशन है वो देखिए किस तरह से रहा, जवाब किस तरह से उन्होंने दिए। उनके पास आखिरी में कौन सी किताब थी, कौन से किताबों का अध्ययन करते थे, वो जानने पर आपको पता चलेगा कि उनकी डेप्थ क्या थी इस देश के बारे में, ये हिंदू राष्ट्र के बारे में। तो ये चीज़ है। दूसरी बाजू में बैरिस्टर एम के गांधी जी, जो आपने कहा अभी कि लोग उन्हें अक्सर महात्मा गांधी, मैं तो नहीं मानता हूँ। अच्छा, मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता हूँ, मैं उन्हें महात्मा नहीं कहूँगा। मैं महात्मा उनको कहने से इनकार करता हूँ, क्योंकि इस देश में, बट ही इज द फादर ऑफ नेशन, कहाँ पे, कौन से संविधान में लिखा है? अच्छा, कौन सी लाइन पे है? मैं क्या बोल रहा हूँ, संविधान सम्मत है तो मैं मानता हूँ, संविधान की मान्यता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, उनकी बुराई नहीं करता हूँ मैं, पर पंडित नथुराम जी गोडसे भी इस देश के लिए
इस देश की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है, ये मैं कहता हूँ। लेकिन बैरिस्टर एम के गांधी जी के बारे में जब आज जो आपको रिजर्वेशन का जो कड़ी है जी, ये कड़ी में भी एक अंग है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पुणे करार किया था, पूना पैक्ट किया। एक ऐसा एक एटमॉस्फियर बनाया गया गांधी जी से, उन्होंने अपनी एक उस समय के लिए कि एक छवि बना दी गई, एक सीन बन गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मांग की थी कि हम जो है, जो वोटिंग का जो राइट मांगा था उन्होंने, जी, शेड्यूल कास्ट के बारे में, रिजर्वेशन सीट्स के बारे में, जी, उस राइट को दूर कर दिया गया और उन नेताओं को चुना गया कांग्रेस के जमाने में कि जो मेजोरिटियन शेड्यूल कास्ट के लिए, जी, मेजोरिटियन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काम ही नहीं करते, वही लोग चुनते लाए कांग्रेसी जमाने में, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि उस समुदाय के लोग ही वोट करें, जी, उसी के साथ उनकी उन्नति होगी। लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि जनरल वोटिंग भी करने को कह दिया उस समुदाय का नुमाइंदा चुनने के लिए। तो वो क्या होता है कि उस समुदाय के लोगों से जाके ज़्यादातर जनरल लोग होते हैं, तो जनरल लोग जो कि कांग्रेसी लोगों ने पकड़ के रखते थे, एक आरक्षित जगहों के लोगों की एक छवि बनाया करते थे। पिछड़े अगड़े पिछड़े कांग्रेसियों की गंदी राजनीति थी, कम्युनिस्टों की गंदी राजनीति थी, और कहते थे कि ये पिछड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये पिछड़ों के पॉलिटिकल पार्टी ने दिए वाले उम्मीदवार को वोट ना करे, अगड़ों के पॉलिटिकल पार्टी ने बनाए हुए खड़े किए हुए नुमाइंदों को वोट करे। ये करते 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 आज पिछड़े लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या उनकी वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव कभी चुन के नहीं आए कांग्रेस के जमाने में। उनके कम से कम उनके भी रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव, उनके रहने वाले रिप्रेजेंटेटिव वो एरिया के चुन के आते तो चीजें अलग होती थी। बैरिस्टर एम के गांधी जी ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिस तरह से राजनीति की, उनके विचारों को जिस तरह से पड़ताल की बाबा साहब अम्बेडकर के, तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल है मेरे सोच का, फंडामेंटल है। बैरिस्टर एम के गांधी जी के विचारों के ऊपर फिर से एक बार देश में सोच होना चाहिए, एक बार चर्चा होनी चाहिए कि बैरिस्टर एम के गांधी जी का भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो पूना पैक्ट के बारे में राजनीति की, ये भी एक साजिश थी गांधी जी की तरफ से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट के ऊपर गांधी जी ने करी हुई एक साजिश थी, कांग्रेसियों की एक साजिश थी। उसीलिए आज देश को, देश के जो पिछड़े लोग हैं, आज जो शेड्यूल कास्ट है, उनके सही राजनेता चुन के नहीं आ पाए और उसकी वजह से आज देश फिर भी राजनीति की कड़ी में बंधा है। आपके जो थॉट है अबाउट नथुराम गोडसे जी, वो थॉट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, ये तो आपकी अधूरी मालूमात है, आप थोड़ा लोगों में जाइए। जो कांग्रेसी, मैंने कह दिया ना, जो कांग्रेसी है, जो कांग्रेसियों को नहीं, जिस तरह का आपने मंदिर नथुराम गोडसे जी का या उनकी जो स्थापना और वो सारी चीज़ें आपने जो बोली, वो बात, वो बातों को जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है या एनसीपी या कांग्रेस है, ये उससे हमेशा दूरी बनाए रखती है। राजनेताओं का काम ही नहीं है ना अखंड भारत बनाना। ओके, अखंड भारत बनाना तो हम जैसे हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू राष्ट्र के जो सेवक है जी, भारत माता के जो सेवक है, भारत माता के जो पुजारी है, उसका काम है। वो तो वो जो लोग उनसे जुड़े होते हैं, उनका काम थोड़ी है। सर इसी बात पे मुझे एक सवाल करना है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की बात बोल रहे हैं, तो क्या सारे मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब वापस चले जाए? कहाँ वापस चले जाए? मतलब इनके इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए हिंदू राष्ट्र में? अरे भाई, यहाँ का मुस्लिम जो भाई है जी, वो भी हमारा है, वो हमारे खून का है। उस भाई के अंदर का खून किसका है? हमारा ही है। उसको तो, वो भाई को हमारे में रहने का पूरा अधिकार है। वो क्या सीमा पार वाला थोड़ी है, वो हमारा है। आज ना कल हमारा ही हो जाएगा। सो आप एंटी क्रिश्चियन, एंटी मुस्लिम या कोई एंटी नहीं हो? जब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो वो क्या है? बाबर कितने लोग लेके आए थे? तो उनके क्या यहाँ पे बहुत बड़ी परंपरा, वंशज है क्या? जी, यहाँ पर तो हमारे ही लोग हैं जी, हमारे ही थे और हमारे ही बन जाएंगे फिर से। तो आप एंटी मुस्लिम नहीं हो? हमारे लोग थे, हमारे बन जाएंगे। आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? यही विश्लेषण करेंगे, फिर से हमारे बन जाएंगे। हमारा खून है, उनके रगों में हमारा ही खून है, बोली भाषा हमारी है।
यहीं बोते हैं, यहीं पाते हैं, वो थोड़ी बाहर की सोच। आप बंद लफ्जों में घर वापसी जैसी चीजों की बात कर रहे हो? देखो यहाँ पे तो स्वातंत्र है, अगर से तुम वापस आना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोक सकता है? अच्छा कि गिवन अ चांस, अगर आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो आप किसकी तरफ से लड़के किसके खिलाफ लड़ना चाहोगे? देखिए, जो भी सिंपथाइजर है, जो देश के हित के विरोध में जिसके हाथ जुड़े हैं, और जो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के ये दो, शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे हो, इनके साथ कभी भी हम हाथ मिलाना तो छोड़ दो, उनका मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। हिंदुत्ववादी पार्टी, हिंदुत्ववादी आदमी, हिंदुत्ववादी सोच, हिंदुत्ववादी राजकीय पक्ष के साथ हम सर्वोच्च मंदिर में डेमोक्रेसी के, फिर लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये कहीं पर भी हम जाएंगे। समय के साथ हम बताएंगे कि हम कब राजनीति के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं। न्यूज चैनल पे बात करते हैं तो सडनली आपकी आवाज बढ़ जाती है, तो आप रियल लाइफ में रूड भी है या आप मुस्कुराते भी है? जीवन के सारे अंग होना चाहिए। मेरे को इतना ही समझ था कि अपने से ज़्यादा खुशी औरों को मिले और औरों के हित के लिए आवाज़ अपनी बढ़े तो बढ़े, उसमें क्या बुरा है, ये समझ के मैं काम करता हूँ। क्या बात है। आप स्पोर्ट्स कार यूज करते हो, आपके कपड़े डिजाइनिंग है, आपका स्पेक्स है, ये रोड पे बैठकर शेविंग करने का क्या मुद्दा है? पैसे बचाना है? शेविंग का जो है, जो फुटपाथ के ऊपर जो लोग अपना छोटा सा एक कुर्सी लगा के करते हैं, उनके पास करता हूँ। उसकी 2-3 ये सारी की वजह है। ये एक मेरा माध्यम है लोगों को समझ लेने का, लोगों के अंदर क्या चल रहा है वो जान लेने का, और उनकी तौर उनको क्या दे सकते हैं हम। कानून की किताब जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसके अंदर उन कहाँ खामियां हैं जो संविधानिक बातें सरकारें पूरी नहीं कर रही है, वहाँ तक पहुँचने का, और उनको वो सारे जो बेनिफिट्स है वो देने की, उस माध्यम से एक तरफ से जान लेने का, दूसरी तरफ से उनको पहुँचाने का। ये बीडीएस से एलएनएम का क्या सफर था? बीडीएस का काम तो दांत साफ करना है, 32 दांत, और ये एलएलएम का जो काम है वो राजनेताओं से लेके जो गंदी आरक्षण की राजनीति तक जाना, वहां से लेके तो हमास जैसे जो संगठन, जो कट्टरपंथी संगठन है, जिन्होंने, ये रहती है ईद, मातम मुहर्रम रहता है, उस समय बच्चों को जो जिस तरह से काटा पीटा जाता है, खून निकाला जाता है, वहां तक जो है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, ये एलएलएम का काम है। तो मुझे ज्यादा लगा कि 32 दांतें साफ करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सोशली जो कुछ हम गंदगी नहीं कह सकते, जो गंदा थॉट है, उस थॉट को बाजू करने के लिए एलएलएम बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत तगड़ा है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्या आई और बाबा ने हाँ बोल दिया एलएलएम के लिए आपने बीडीएस करने के बाद? मेरे फादर बहुत ही डेमोक्रेटिक थे, यानी उनको बहुत ऐसे, वो बहुत पॉजिटिव नहीं थे। अच्छा। माता जी थोड़ी पॉजिटिव है, लेकिन माता जी का भी वो कोई ठीक है, उनकी मर्जी के लिए बीडीएस हो गए थे। अच्छा। उनकी खुशी में हमारी खुशी में फिर वो खुश हो गए कि ठीक है, ये तो बीडीएस मेरे कहने के मुताबिक हो गया, अभी करे बाप के हिसाब से काम। अच्छा। ये डकैत का क्या कनेक्शन है फैमिली से? फैमिली के तो बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, फैमिली का एक कनेक्शन नहीं होता। तो डकैत यानी ऐसा है ना कि हमारी जो खानदान है उसके 2 पहलू है। एक तो हम पहलवानों के खानदान से आते हैं, ये हमने बहुत कम बार बोला है। हमारे फादर जो है वो माने हुए पहलवान थे। एक वो हमारी परंपरा है, हमारे तक थी, हमारे छोटे भाई भी कुछ समय पहलवान रहे। वो एक फैमिली से जुड़ा हुआ पहला, जो जिसको हम कह सकते हैं पहला पार्ट है कि पहलवानों की खानदान है। फिर दूसरी जो बात हमारे खानदान से जुड़ी है, ऐसा है ना कि हमारे जो चाचाएं थे, कुंडलिक राव, भुजंग राव, गंगाराम, ये 3 जो है हमारे चाचा, और सबसे छोटे हमारे फादर थे निवृत्ति राव। ये चारों की एक ऐसी कहानी थी कि परंपराओं के मुताबिक हमारा जो बिजनेस नहीं कह सकते हैं, फैमिली को एक पहचान थी कि ये चिट्ठी भेजकर डाका डालते थे। गांव में पहले चिट्ठी भेजी जाती थी, एक छोटी सी, कि हम आ रहे हैं, क्योंकि उस समय तो कुछ कारें, जीपें, ट्रक और नहीं थे, तो ये वहाँ चले जाते थे। और फिर वो सबसे बड़ा आदमी, ये डाका यानी कोई
ये कोई गरीबों को फुटपाथ लूटने, हाँ। फुटपाथ के ऊपर की पॉकेट मारी नहीं है, ट्रेन में का मंगलसूत्र चुराना नहीं है। ये तो जहाँ पे माल और मलिदा था वहां पे पहुंच जाने वालों में से थे। तो मिथुन की पिक्चर की तरह। तो नहीं, वो तो पिक्चर है, ये तो Reality। असलियत है। यहाँ वहां तो मिथुन वो झूठे झूठे वो Stunt करते थे। स्टंट है, लेकिन यहाँ तो एक्चुअल सजा भी थी। मतलब आपको बता रहे थे कि हम आपके घर डाका डालने आएंगे, खाना वाना खा के जाएंगे। नहीं, खाना वाना नहीं खाते थे वो तो, क्योंकि टाइम कम रहता था ना। हाँ, तो यानी फिर सूरज आने के पहले काम मध्य रात को शुरू होना है और सूरज उगने के पहले काम खत्म होना है। अरे बाप रे। ये अपना अपना सिस्टम है ना, सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से काम होता था उनका। ओके। तो ये तो सब फैमिली से दूसरा जो पार्ट है फैमिली का वो था। और ऐसा था ना कि फिर वो हमारे तीनों चाचाओं को जो है पनिशमेंट भी हो गई थी। अच्छा। और वो जेल में भी रहे और गांव में रहने की इजाज़त बहुत कम थी। अच्छा। तो खेत बहुत थे, बड़ी खेती बाड़ी थी जी। वहाँ रहा करते थे। और यही था कि बस उस ज़माने में भी और आज के ज़माने भी हमसे कोई खेत ही नहीं लेता, हम अपनी जीते हैं, हमसे कोई खेत नहीं। तो वो ऐसा है। तो ये ब्लड में ही है। तो डीएनए है, वो तो वो कौन बदल सकता है, कुदरती है, नेचर है, नेचुरल है। तो ऐसा वो सब था। और हमारे जो फादर थे फिर थोड़े से उनमें से थोड़े से ये बहुत सॉफ्ट थे, क्योंकि एज कम थी जी। तो इनको बाल गुनहगार करार किया था। अच्छा। तो उनको छोड़ दिया गया जी। लेकिन जब भी समय मिलता था, जी। मैं छोटा था तो ये मुझे हकीकतें बताती थी, कहानियां नहीं। अच्छा। लोगों के दादा है चाचाएं कहानियां सुनाते थे, हमारे चाचाएं हमको हकीकत बताते थे कि क्या होता था डाके में। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जो एक स्टेटमेंट किया था कि मुस्लिम शुड लीव मथुरा एंड काशी, तो आपको क्या लगता है? बाबर जी आने के पहले इस देश में क्या था? तो आप देखो, भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब बुद्ध बनने के पहले अलार कलाम जी हो या जो भी उनसे मिले, तो वो कौन थे? ध्यान रखिए कि बाबर जी आने के पहले यहाँ पर क्या सोच थे, क्या विचार थे, इस मिट्टी में कौन से विचारधारा थी। तो उस वजह से मुझे लगता है कि कोई भी ये ध्यान रखे कि यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र के विचार से कोई प्रताड़ना नहीं कर सकता। यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध के, महात्मा गौतम बुद्ध के विचार से कोई प्रताड़ना नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई भगवान महावीर जी के विचारों से प्रताड़ना नहीं कर सकता। ये फंडामेंटल है इस देश के संविधान में। प्रभु श्री रामचंद्र ये फंडामेंटल है संविधान में। ये महावीर, भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, प्रभु श्री रामचंद्र हो, ये इस संविधान की मूल ताकत है। तो इस ताकत से जो भी कोई खिलवाड़ करेगा उसे तो भुगतना है, और गुंडागिरी करोगे तो भुगतोगे, गलत करोगे तो भुगतोगे, हिंदू राष्ट्र को विरोध करोगे तो भुगतोगे, और पीएफआई या जाकिर नाइक जैसे कुत्ते लोगों से अगर से दोस्ती करने की कोशिश करोगे तो कुत्ते जैसे मारे जाओगे। सर, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आपका क्या ये है? देखिए, यहाँ पे मस्जिद मंदिर का सवाल न्याय प्रविष्ट है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि अयोध्या राम जन्मभूमि, अब मैं अगर से दूसरी तरफ लेकर जाऊं आपको कि बामियान के अंदर बुद्धों के बारे में जाकिर नाइक क्यों नहीं बोलता। सवाल यह है कि फंडामेंटल चीज़ों को बदलने की कोशिश विश्व में जिस तरह से की गई थी उसे सुधारने की अगर कोशिश हो रही है तो उसमें मुझे बहुत बुरा नहीं लगता। तो क्या आप आने वाले वक्त में ज्ञानव्यापी मस्जिद के पीआईएल या केस में पार्ट लेना चाहोगे या लोगे? मेरे पीछे तो एक बड़ा मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है कि जितने भी धर्म के नाम पे धारावी में हो या मुमरा में हो, जहाँ पर भी हो, अनऑथराइज्ड कुछ भी हुए उसके ऊपर काम चल रहा है। आने वाले समय आपको पता चलेगा। कुछ भी मतलब जैसे पता चलेगा आपको। अच्छा। धर्म के नाम पे कोई भी गलत ना करे। तो आपकी संगठन में ड्राइवर से लेकर जो छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है वो आज बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो ये क्या थॉट था आपका? क्या आपको बड़े बिल्डर्स या और बड़े पैसे वाले लोग नहीं मिले थे? कष्टकरियों का, श्रमवीरों का काम करते हैं। भारत के प्यारे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी
कष्टकरियों को श्रमवीर कहते हैं। तो कष्टकरियों का, श्रमवीरों का काम करते समय हिंदू राष्ट्र में हमने कह दिया ना कि जो वो तबका होता है जो सत्ता के गलियारों में कभी दूर दूर तक दिखता नहीं है, उसे सत्ता में लाने का काम हम करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, स्वतंत्र वीर सावरकर, पंडित नथुराम जी गोडसे इस देश की आने वाले समय की ज़रूरत ही नहीं तो ये देश का प्राइड है। तो हमारा काम ही है कि वो सब कष्टकरियों को सत्ता तक पहुंचाना। और रही बात संगठन की, तो आपको बताया हम, आपने ड्राइवर कह दिया। आज महाराष्ट्र के कोई भी माननीय मंत्री महोदय हमारे ड्राइवर को ड्राइवर नहीं कहते हैं, ड्राइवर साहब कहा जाता है। ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब कहते हैं, मैकेनिकल साहब कहते हैं। ये छवि हमने हमारे आम कष्टकरियों के लिए कम से कम हमारे महाराष्ट्र में हमने बनाई है। इस बात का हमें बहुत ही आनंद है, क्योंकि आपके बोर्ड में कंडक्टर साहब से लेकर ड्राइवर साहब तक डायरेक्टर और ऐसी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे है। सो इन रियलिटी जो आप बोल रहे हो वो आप बिहाइंड द बैकग्राउंड आप कर भी रहे हो। मुझे बताइए, इतने सारे पंगे लेते हो आप, कभी आप बाबरी मस्जिद में चले जाते हो, कभी आप मराठा आंदोलन में चले जाते हो, ये सब पंगे लेते हुए आपको डर नहीं लगता है? ये पंगे लेना आपका शौक है? भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था, पढ़ोगे तो बचोगे, वाचाल तर वाचाल, मराठी में। तो जब देखो, जब आप पढ़ते हो तो आप गुरगुराओगे, पढ़ोगे तो बोलोगे, बोलोगे तो बनेगा, और बनेगा तो डेस्टिनेशन पाओगे। सर, मराठा रिजर्वेशन को लेकर आपकी अगली रणनीति क्या है? नहीं मिलेगा, मिलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे मराठा भाई जो है, जो सोशली बैकवर्ड नहीं है। ऐसा आपका मानना है या ये रियलिटी है? ये रियलिटी है। देखिए, अभी तक के मुख्यमंत्री कौन से समुदाय के रहे? आज मंत्रिमंडल में कितने मंत्री है मराठा समाज के? आज आप दूध डेयरी देखिए किसकी है, आज आप सोसाइटीज़ देखिए किसके है, आज आप IAS IPS के अंदर का परसेंटेज ऑफ मराठा रिजर्वेशन, मराठा रिप्रेजेंटेशन देखिए, स्कूल टीचर्स में मराठा रिप्रेजेंटेशन देखिए। हम सच्चाई बोलते हैं यार। सो सर, क्या ये 12% अगर है भी बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनका जो है अच्छा या उनका जो है भला जो है वो ये लॉबी नहीं मिलके कर सकती जो मराठा लॉबी है? देखिए, हमने कह विदाउट दिया ना नीड ऑफ रिजर्वेशन। देखिए, ये लॉबी नहीं है, ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के उद्देश्य से इकट्ठे हुए लोग हैं जो आरक्षण की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। आई एम मूविंग टू रैपिड फायर राउंड नाउ। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे कुक हो। एक कौन सी डिश है जो आप बनाते हो? ऑमलेट बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए हेल्थ नीड है। तो ऑमलेट के अलावा क्या बनाते हो? खिचड़ी बनाता हूँ, दाल खिचड़ी, क्योंकि बच्चों के लिए वो घी डाल के खिचड़ी बनाना और खिलाना बच्चों को अच्छा। अच्छा सर, मुझे बताइए, गिवन चॉइस फ्रॉम टू, जैन सदावर्ते और जयश्री पाटिल। नहीं, इसमें चॉइस नहीं हो सकती है बॉस, इसमें दोनों का प्यार पाना चाहते हैं हम, इसमें चॉइस कैसा होगी? हु यू वांट टू सी चीफ मिनिस्टर, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे? देखिए, देवेंद्र जी सक्षम है राजनीति में, वो बहुत ही सही निर्णय लेंगे। देखिए, आप डिप्लोमेटिक होके बोल रहे हैं। डिप्लोमेटिक मुझे जवाब दीजिए, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस। जवाब होइए। देखिए, दोनों नेताएं जो है अपने आप यानी एक ही सोच से बने हैं। तो देवेंद्र जी विचारों से एकदम सक्षम है, वो सही समय पर सही निर्णय। आप जवाब नहीं देंगे। क्या आपकी जान को अभी भी खतरा है? डरता कौन है? किससे खतरा है आपकी जान को? दाऊद इब्राहिम, राष्ट्रवादी कांग्रेस के आला नेता शरद पवार और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमारी हत्या करवा सकते हैं। क्या आप पॉलिटिक्स में जाएंगे? जरूर। ओके, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच सदावर्ते जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आप रियल लाइफ में तो ब्लंट हो, पॉडकास्ट में भी आप बहुत ब्लंट थे।